बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए प्रोडक्ट के उर्दू में मीनिंग क्या है? प्रोडक्ट के उर्दू में मीनिंग है हासिल ज़रब, और अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, हासिल को रिजल्टेंट और ज़रब को मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के मतलब तो हो गया है रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और उससे पहले लिखा हुआ है स्केलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मल्टीप्लाई करें दो वेक्टर्स को और उनका जो रिजल्ट है वो स्केलर मिले, तो इस किस्म के प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। तो यहीं से मैंने डेफिनेशन बनाई है। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इसके मीनिंग याद हों कि प्रोडक्ट का मतलब हुआ रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, जब दो वेक्टर को ज़रब दी जाए, एंड रिजल्टेंट इज़ अ स्केलर, और उसका रिजल्ट एक स्केलर हो, देन सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन, यानी हम स्केलर प्रोडक्ट को किस तरह ज़ाहिर करते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन देखें, फ़िज़िक्स के अंदर जितनी भी हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई सिंबल होते हैं। तो अब स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, तो इनमें कोई तो डिफरेंस होना चाहिए कि हमें पता चले कि ये स्केलर प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है। तो अलामती तौर पे कोई ना कोई डिफरेंस होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट को अलामती तौर पे दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट का सिंबल जो है वो यूज़ किया जाता है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट का सिंबल आ रहा है तो समझ लें ये स्केलर प्रोडक्ट होगा, इसका जवाब स्केलर मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज़ रिप्रेजेंटेड एज ए बी के दरमियान देखें डॉट लगा हुआ है, तो ये डॉट प्रोडक्ट भी कहलाता है, यानी स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम हो गया डॉट प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट एक ही बात होगी। मैथमेटिकली, अब हमने स्केलर प्रोडक्ट को मैथमेटिकली किस तरह ज़ाहिर करना है, मतलब इसकी कोई ना कोई इक्वेशन होनी चाहिए, तो वो क्या है? तो यहाँ पे मैंने कहा कि अगर दो वेक्टर ए और बी जिनके दरमियान एंगल थीटा हो, स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल शो करने के लिए दोनों की टेल कॉमन पॉइंट पे होनी चाहिए, यानी दोनों वेक्टर की टेल आपस में जुड़ी होनी चाहिए, फिर आप कहेंगे कि इनके दरमियान एंगल ये है। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। अगर दो वेक्टर ए और बी हैं जिनके दरमियान एंगल थीटा है, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है कैन बी रिटन एज, कैसे? ए डॉट बी, ये तो स्केलर प्रोडक्ट है। अब इसका जो जवाब है इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे तीन चीज़ें आ रही हैं स्केलर प्रोडक्ट में। पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए डॉट बी में पहले वेक्टर की, फिर दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर तीसरी चीज़ जो है वो कॉस थीटा आएगा। अब ये जो ए बी कॉस थीटा है, ये आगे चल के मैं ए को अलग कर दूंगा, बी कॉस थीटा को अलग कर लूँगा, ताकि इसमें मज़ीद हम कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो ग्राफिकली आप स्केलर प्रोडक्ट को ज़ाहिर करने के लिए ये देखें, दो वेक्टर हैं ए और बी, उनकी टेल कॉमन पॉइंट पे हैं, यानी टेल को आपस में जोड़ के बताया कि इनके दरमियान एंगल थीटा है। अब ये जो ए बी कॉस थीटा है, इसको मैंने यहाँ पे देखिए ये लिख दिया है, मैंने ए अलग कर दिया और ब्रैकेट में लिख दिया बी कॉस थीटा। क्या लिखा? बी कॉस थीटा। तो ये जो बी कॉस थीटा, मैंने इसको अलग इसलिए किया है ताकि आपको थोड़ा सा ये याद आ जाए कि जब हम किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ कॉज या साइन लगाते होते हैं, तो ये तो कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो बी कॉस थीटा भी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसका कंपोनेंट? जाहिर सी बात है, कॉस थीटा के साथ बी है तो बी का कंपोनेंट ही होगा। ए होता तो ए का कंपोनेंट होता,
जो भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है वो उसका कंपोनेंट होता है। तो बी कॉस थीटा बी का कंपोनेंट है। तो आइए ज़रा ढूंढते हैं ग्राफिकली कि बी कॉस थीटा वेक्टर बी का कौन से वाला कंपोनेंट है। तो ये डायग्राम में दोबारा देखें, वेक्टर ए वेक्टर बी। अब बी के कंपोनेंट बनाने हैं, जिसके कंपोनेंट बनाने हैं उसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये देखें डॉटेड से मैंने ड्रा किया हुआ है ए के ऊपर। अगर ए का बनाने होते रेक्टेंगल तो ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करते। तो खैर यहाँ बी के कंपोनेंट, तो बी के हेड से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये एक ट्राइंगल बन गई। ये देखें ए, ये वाली ट्राइंगल, इसमें ये वेक्टर खुद बी है, एक ये बी का कंपोनेंट है और ये दूसरा बी का कंपोनेंट है। ये बी का वर्टिकल कंपोनेंट है बी साइन थीटा, जिससे हमारा हम यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहे, हम बी कॉस थीटा को करना चाह रहे हैं। तो बी कॉस थीटा बी का ये वाला कंपोनेंट होगा जो ए के अलोंग बन रहा है। तो बी कॉस थीटा बी का कौन सा कंपोनेंट हुआ, जो ए के अलोंग है, ए के साथ साथ है। तो इसलिए बी कॉस थीटा को मैंने क्या लिख दिया, कंपोनेंट ऑफ बी, कौन से वाला, अलोंग ए। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन तो नहीं है कि हम कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट वेक्टर का वेक्टर ही होगा ना, तो इसलिए आपको ये बताना होगा कि ये वेक्टर नहीं है, उसकी मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। अब ये जो बी कॉस थीटा जिसको हम कंपोनेंट का नाम दे चुके हैं, अगर आप इसको गौर से देखें ये यही है ना कंपोनेंट, ये वाला। तो ये कंपोनेंट अगर आप देखें ये बी का अक्स भी तो यानी साया भी तो बन रहा है यहाँ पे ए के ऊपर। तो बी कॉस थीटा को हम कंपोनेंट के अलावा प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं। तो बी कॉस थीटा को प्रोजेक्शन बी का किसके ऊपर, ऑन ए। अब इस ए को अगर उधर ले जाएं तो मुझे फार्मूला मिल जाएगा प्रोजेक्शन बी का ऑन ए के ऊपर। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये देखें स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है किसके बराबर है, बी कॉस थीटा, इसको इससे रिप्रेजेंट किया गया है, और किसके बराबर होगा, ए डॉट बी बटे ए। अब ए डॉट बी बटे ए को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी वेक्टर ए बटे ए अलग कर दिया, डॉट बी अलग कर दिया। क्यों किया, क्योंकि जब किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड भी डिवाइड किया जाए तो ये डेफिनेशन के मुताबिक यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो ए वेक्टर ओवर ए की मैग्नीट्यूड को हम यूनिट वेक्टर लिख देंगे। ये देखें यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है, तो ये यूनिट वेक्टर हैट लगा हुआ है और आगे वेक्टर बी हो गया, यानी ये सारा जो है ए यूनिट वेक्टर हो गया, बी एज इट इज़ लिख दिया हमने, डॉट दरमियान में लगा हुआ है। इसी तरह अगर बी ए का प्रोजेक्शन, तो बी का प्रोजेक्शन था जिसको हम बी कॉस थीटा से ज़ाहिर करते हैं। अब अगर हमारे पास ए का प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो फिर ए का प्रोजेक्शन में ए कॉस थीटा आ जाएगा। जैसे बी के प्रोजेक्शन में बी कॉस थीटा था, ए के प्रोजेक्शन में ए कॉस थीटा आ जाएगा, और फार्मूला क्या बनेगा, बी डॉट ए बटे बी की मैग्नीट्यूड, यानी ए कॉस थीटा है तो इसके बटे बी आएगा, बी कॉस थीटा है तो बटे ए आ जाएगा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं बी वेक्टर बटे बी को बी यूनिट वेक्टर, आगे डॉट ए लिखा हुआ है। उसके बाद हैं एग्जांपल्स, वर्क और पावर। दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, वो भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, वर्क स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल क्यों बनती है, देखिए वर्क हासिल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की ज़रब से। फोर्स एक वेक्टर मिकदार है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर मिकदार है, यानी दो वेक्टर को ज़रब दी जा रही है और जवाब आ रहा है वर्क। वर्क एक स्केलर है, तो फिर किसकी एग्जाम्पल हुई है, स्केलर प्रोडक्ट की। तो वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह पावर, पावर एक स्केलर मिकदार है और ये हासिल होती है ज़रब से। किस किस की ज़रब, फोर्स और वेलोसिटी की। फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर दोनों को ज़रब दे रहे हैं, तो जवाब क्या आ रहा है, पावर। पावर इज अ स्केलर, तो ये किसकी एग्जांपल हुई, स्केलर प्रोडक्ट की। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद आपको लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक। आपसे 4 पूछी जाती हैं, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दी हैं, तो आपने 6 ही याद करनी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई भूल भी जाए तो आपको कम से कम 4 तो आती हो। तो कम्यूटेटिव लॉ, पहली प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, खासियत मुबादला का कानून, यानी बदल देने वाली खासियत का कानून, जगह बदल देना। अगर आप जगह बदलें और उस पर कोई फ़र्क ना पड़े तो ये कम्यूटेटिव लॉ होता है, प्रॉपर्टी होती है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव, यानी स्केलर प्रोडक्ट इस खासियत पे पूरा उतरता है, यानी ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होगा। अच्छा जी, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों। स्टूडेंट्स याद रखिए,
ये आप नोट कर लें कि स्केलर प्रोडक्ट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ रही है वो है कॉस थीटा, और कॉस की वैल्यू जो है 0 से 90 तक एंगल बढ़ने से वैल्यू कम होती है। एंगल कम से कम होगा, कॉस की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगी। मैं 0 से 90 तक कह रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की, फिर सेकंड में जाएंगे तो फिर वो रिवर्स हो जाएगा रूल। तो मैं यहाँ पे 0 से 90 तक की बात कर रहा हूँ कि 0 एंगल मिनिमम है तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और 90 एंगल मैक्सिमम है तो कॉस की वैल्यू मिनिमम होगी, यानी 0 होगी। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है जब दो वेक्टर आपस में 90 के एंगल पे हों। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज मिनिमम यानी 0। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर ए